अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट आज फिर हम कहेंगे रेंज बाउंड सिचुएशन में विटनेस की गई। ओवरऑल इस वीक का आगाज़ बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ जब हमने देखा फ्राइडे के दिन फिस्कल ईयर का बजट अनाउंस हुआ और उसके बाद मार्केट के अंदर जो कैपिटल गेन टैक्स की न्यूज़ आई उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव नोट पर दिखाई दिया, जिसमें हमने देखा मार्केट के अंदर नंबर्स गेम बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे थे। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी थी और जो इंटरेस्ट लेवल था इन्वेस्टर्स का वो भी काफ़ी एंथुसियास्टिक नजर आ रहा था। इट मींस कि ये एनर्जी, ये पोटेंशियल और यही हार्मनी नजर आ रही है जिसका इंपैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। आज के दिन भी हमने यही देखा, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। स्टार्टिंग ऑफ द डे इंट्राडे हाई भी देखा और ड्यूरिंग डे हमने इंट्राडे लो भी देखा। इट मींस कि मार्केट के अंदर कुछ एक्टिविटीज देखी जा रही है और प्रॉफिट भी बुक किए जा रहे हैं। इस 2 साल को अगर हम हाईलाइट करें तो कोविड की सिचुएशन देखने के बावजूद मार्केट ने काफी हद तक गेन किया है। इट मींस के जो नंबर्स हैं वो राइट ट्रैक पे नजर आते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, मार्केट स्टैटिस्टिक्स देखते चलते हैं। फर्स्टली ओपन हुई मार्केट 48,632.56 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 48,878.20। लोअर वाज 48,431.96। हम देख रहे हैं एक ही दिन में इंट्राडे हाई भी नजर आ रहा है, इंट्राडे लो भी नजर आ रहा है एंड फाइनली क्लोजर रहा 48,480.90 का। रेंज बाउंड मार्केट की एक्टिविटी दिखाई दे रही है। 151.66 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 936.66 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कुछ अच्छे वॉल्यूम्स हैं लेकिन 1 बिलियन को टच करने की डेली बेसिस पे आदत हो गई है, तो आज वो नहीं दिखाई दिए। 287.86 का डिक्लाइन देखा गया है आज की मार्केट में एंड वैल्यू वाइज भी अच्छा काम होते हुए दिखाई दिया है। ये रेडी मार्केट की वैल्यू दिखाई दे रही है 22.40 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.22 के डिक्लाइन के साथ। 4.47 पे क्लोजर। 114.96 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्पॉट पे 0.13 का डिक्लाइन। 3.84 पे क्लोजर। 87.34 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए एंड लास्टली बाइको पेट्रोलियम 0.16 का डिक्लाइन देखा गया। 12.86 पे क्लोजर रहा। 63.18 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। आज हम देख रहे हैं थर्ड टियर स्क्रिप्ट डिक्लाइनिंग साइड पे नजर आ रहे हैं। इट मीन्स कि जो परफॉर्मेंस एक नज़र आ रही थी मार्केट के अंदर जिसमें बाइंग देखी जा रही थी, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक कुछ प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस आफ्टर बजट और इसका कितना इम्पैक्ट है, आप रिपोर्ट देखें फिर इसको डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक हर फर्द, चाहे वो ब्रोकर्स और रिटेल ट्रेडर्स हों या फिर आम इन्वेस्टर्स, सब ने ही बजट को अच्छा और मौजू करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने कहा था कि ऐसा बजट लाएंगे कि सब खुश हो जाएंगे। यूं तो बजट तकरीर मुकम्मल होने तक स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी थी, लेकिन इस साल का बजट देखने के बाद स्टॉक मार्केट के ज्यादातर लोग खुशी खुशी घर गए। बजट पेश हो जाने से कबल मार्केट के बड़े ताजरों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की अंदरूनी मालूमात मिल चुकी थी। यही वजह है कि इस बार बजट से काफी शोबों को मदद मिलती नजर आ रही है। स्टॉक मार्केट के तमाम छोटे बड़े ताजरों में एतमाद आया है और अगले 2 से 3 माह में मार्केट 100 इंडेक्स में अच्छा कारोबार करती नजर आएगी। पूरी दुनिया में जब भी किसी मईशत की सिमत नजर आना शुरू हो जाए तो लोगों के लिए सरमायाकारी करने के मौके पैदा होते हैं। इस बजट से जाहिर हुआ है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही वक्त है। उम्मीद है कि इस बजट के बाद अगले बजट तक हम डॉलर की कदर में कमी भी देखेंगे। उम्मीद है कि इस बजट के बाद मार्केट रिकॉर्ड तोड़ कारोबार करेगी। जी, रिपोर्ट आपने देखी और हम देख रहे हैं यही एनर्जी लेवल मार्केट के अंदर भी दिखाई दे रहा है जब से बजट आया है। बजट के बाद नंबर्स मार्केट के कुछ और ही परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब, आप CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ऑल विल बी हैप्पी, तो क्या आप खुश हैं बजट आने के बाद? ओवरऑल यस, हम लोग भी एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ कैपिटल मार्केट प्लेयर भी, देयर इज प्लेंटी ऑफ न्यूज़ इन द बजट विच हैज़ मेड अस हैप्पी। यस, राइट। अब सेक्टर वाइज भी बात करेंगे लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल गेन टैक्स की एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ गया, उसके बारे में बताइए प्लीज़ कि बजट के अंदर ये प्रपोजल दिया गया था। फ़ारूक खान साहब ने भी पर्सनली शौकत तरीन साहब से मुलाकात की थी और ये तमाम चीज़ें प्रपोज की थी और उन्होंने ये पूरी भी की, तो कितना मार्केट के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव?
देखिए सिंगल मोस्ट चीज़ जिसने बियॉन्ड द सेक्टर्स एंड बियॉन्ड एनीथिंग जो कैपिटल मार्केट को थोड़ा पुश दिया और जो रिक्वायर्ड हमें वो 2.5% की रिडक्शन इन कैपिटल गेन टैक्स है। राइट। ये ज़रूर बात है कि हम तो डिविडेंड इनकम में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम होगा, कमी 12.5 ही कर देंगे, लेकिन अगर दोनों में से एक करते तो कैपिटल गेन टैक्स कर दिया, वी आर हैप्पी अबाउट इट। उसके बियॉन्ड जाएं तो फिर सेक्टर्स वाइज भी और ईच एंड एवरी सेक्टर। अभी हमारे पास सेल्स ऑफ शेयर्स पे आप डिविडेंड की बात कर रहे हैं, उस पे नहीं हुआ है जी। कैपिटल गेन टैक्स सेल ऑफ शेयर के ऊपर तो पहले हम 15% कैपिटल गेन टैक्स देते थे, अब 12.5% देंगे 1 जुलाई के बाद। फाइलर की हम बातें कर रहे हैं, नॉन फाइलर को हम नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा रेट है, आपको पता ही 30%। ओके। डिविडेंड इनकम के ऊपर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कम कर देंगे। और एक और चीज़ है जो पिछले 2 साल से इन्होंने एफबीआर ने और गवर्नमेंट ऑफ कि वो जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स हैं उनके ऊपर डबल ट्रिपल टैक्सेशन हो रही है। हम अच्छा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस दफ़ा हम शायद इसके ऊपर भी अच्छी खबर सुने, बिकॉज देखें छोटी कंपनी है और एक कंग्लैमरेट, एक बड़ा ग्रुप, जिस तरह कोई भी नाम ले लें, बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ जिनकी आपस में क्रॉस होल्डिंग्स हैं। राइट। एक कंपनी की दूसरी में, दूसरी की तीसरी, और एक होल्ड को ऊपर बना दी होल्डिंग कंपनी, उसके बहुत सारे ऑफशूट्स हैं। इसके अंदर पहले होता था कि जो एक कंपनी होल्डिंग कंपनी को जब डिविडेंड देती थी तो टैक्स नहीं लगता था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2 साल पहले ख़त्म की थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एग्जेम्पशन वापस हो जाएगी, वो नहीं हुई। ओके। तो सर इसका इम्पैक्ट आएगा कुछ क्या? जी इसका थोड़ा इम्पैक्ट इसका है नेगेटिव, लेकिन क्योंकि कितना नेगेटिव होगा मार्केट के लिए? नहीं, हो चुका जो होना था। देखिए आपने इस दफ़ा जो प्री बजट रैली हुई हमारी, हम कैप्चर करते हैं एकेडी रिसर्च, हम लोग जो अपनी रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं, ऑफ द 2013 से जो प्री बजट रैली इस दफ़ा 7% की हुई और देयर अबाउट, इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट। तो प्री बजट के अंदर भी अच्छा रहा और पोस्ट बजट के अंदर भी मार्केट अच्छा रिएक्ट कर रही है। ठीक है। अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन की या डिफरेंट, क्योंकि ये भी नंबर्स आ रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ नंबर्स को ही पहले डिस्कस कर लें, तो एफबीआर के टारगेट्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं और कुछ अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स वो अभी से ही थोड़ा सा बकअप हो जाएंगे? मेरा ख्याल से हम पाकिस्तानियों को और कैपिटल मार्केट्स को जो एक जो टेल विंड मिली थी, वो जब 3.94% की ग्रोथ रेट वाला एकदम हमें आज से 15 दिन पहले अच्छी खबर मिली कि ऑल इज़ नॉट बैड, और कोविड के कंडीशंस के दरमियान में भी पाकिस्तान की मैशियत ने अच्छा अपने आप को परफॉर्म कर लिया है। तो आई थिंक जो फर्स्ट हमें मिला इम्प्यूटस टू कि हमने कुछ अचीव किया है, वो ग्रोथ के नंबर थे जीडीपी की। अब जो आपकी बात है कि मुझे तो लगता है, और हमारे चेयरमैन भी इज़ क्वाइट वोकल इन सेइंग इट फॉर नॉट आफ्टर बजट, जब से नंबर्स आए और वो नंबर्स पे कहते थे हमसे भी बात करते हुए, हमें it took us a while to digest what he and others had to say about it. But sometimes देखिए जो मुझे तो लगता है कि जो एफबीआर ने जो एनविजेज किया है, ये इससे भी इंशाल्लाह सरपास हो जाएगा। राइट। आपने जीडीपी का जिक्र किया, मैं चाहूँगी उसको भी हाईलाइट कर लें। 4% को कोई यकीन नहीं कर रहा था, 4.8% के करीब नज़र आती है और सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ट्रैक पे नज़र आ रही हैं। अब आप समझते हैं आने वाले 2 साल में कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, कितना ज़्यादा हम आगे निकलेंगे, जीडीपी ग्रोथ कहाँ दिखाई देगी? देखिए शौकत तरीन साहब को ग्रोथ का एक स्लोगन लेके आए हैं वो, और पाकिस्तान जैसे पॉपुलिस्ट मुल्क में और जहाँ पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, डेमोग्राफिक्स फ़र्क हैं, तो जो हमारे पास अगर फाइनेंस मिनिस्टर या एडवाइज़र टू फाइनेंस उनका जो भी टाइटल कह लें फाइनेंस मिनिस्टर के, सो अगर वो प्रो ग्रोथ हैं, तो मुझे लगता है कि ये 5 और 6 वाला जो जीडीपी का हदफ है, वो इंशाल्लाह हम अगले 2 सालों में ना सिर्फ मीट करेंगे बल्कि एक्सीड भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। राइट। सर सेक्टर वाइज भी लीनियंसी दी गई है, तो लेट्स कम टू द मार्केट। मार्केट के अंदर क्या परफॉर्मेंस नज़र आ रही है? अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, जो सेक्टर्स वाइज डेली बेसिस के नंबर्स देखिए, अगर आप सिंगल मोस्ट सेक्टर मेरे से पूछेंगे, वैसे तो हम वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरी सेक्टर, बट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है इस बजट का और इस बजट डॉक्यूमेंट में, अब वो रिफाइनरीज को हुआ बिकॉज ऑफ रिफाइनरी पॉलिसी। जी, रिफाइनरी पॉलिसी को बजट के अंदर डाल दिया। रिफाइनरी पॉलिसी हम लोग बहुत देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसको भी टाइम लगा आते हुए। सर ऑटो पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है और टेक्सटाइल पॉलिसी जी, भी टेक्सटाइल तो है। आपका फेवरेट है और आप हमेशा पूछती भी रहती हैं।
बट आई थिंक टेक्सटाइल वाले जो जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, जिनकी मॉडर्न मशीनरी हैं, जिन्होंने अपडेट किया हुआ है, जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है, वो दे आर डूइंग फाइन। बट जाहिर है इसमें एक लेगेसी वाले भी हैं पोर्टफोलियो। तो अभी आते हैं हम रिफाइनरीज पे। राइट। तो आई थिंक रिफाइनर्स की जो ख्वाहिशात थी वो टू लार्ज एक्सटेंट वो गवर्नमेंट ने मान लिया और बजट के डॉक्यूमेंट में उसको सर डाल ऑयल दिया। प्राइसेस भी कुछ बढ़े हैं, हमने देखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और चेंजेस तो आए हैं, जी उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले जो इसके अंदर प्लस और माइनस जो हुए हैं, और कल आपने देखा कि तमाम पांचों हमारी जो लिस्टेड रिफाइनरीज हैं, इन्होंने एक सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ख़त भी लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच करने के बाद उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट व्हाट वी वर होपिंग फॉर। जाहिर है वो उन्होंने अपने पॉइंट रखे, लेकिन जो हो गया है पॉइंट वो ये हो गया है। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे सर, थोड़ा इंसाइट भी देते ना, हमारे जी, कुछ जी, व्यूअर्स मैं देखते हमें- हैं। बिल्कुल, जी जी, बहुत शौक से देखते हैं और पीटीवी ज़्यादा देखते हैं। वो चाहते लेकिन हैं जो- कि कुछ उन्हें टिप्स मिल जाएं, कुछ इंसाइट मिल जाए, आगे कुछ इन्वेस्टमेंट की जो है वो बातचीत लेकिन हो जो जाए। रिफाइनरी पॉलिसीज में सबसे अच्छा काम हुआ है, एक है जो हो गया है, एक है जो होगा। जो होगा पहले कर लेते हैं, वो ये है कि जो एक्सपेंशन में जाएगा, डीप कन्वर्जन। अच्छा, इसकी भी बैकग्राउंड है और मुझे याद है अच्छी तरह से, आप हमेशा मुझसे पूछते भी हैं कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरी सेक्टर है वो बड़ा पुराने ज़माने का है और वगैरह वगैरह। और हमारे यहाँ जो क्रूड इंपोर्ट होता है, क्रूड से फिर हम मोटर गैसोलीन या हम बनाते हैं बिल्कुल। पेट्रोल। मोटर गैसोलीन भी छोड़ दें आसानी के लिए, नाजरीन के लिए जो पेट्रोल बनाते हैं, उससे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं रिपीट करूँ अपने आप को कि Right. ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो नापसंदीदा हैं, मसलन फर्नेस ऑयल। तो Okay. फर्नेस ऑयल की इस वक्त मार्केट ना पाकिस्तान में ना दुनिया में है। ना दुनिया में, तो राइट। अच्छा, जब आप क्रूड इंपोर्ट करते हैं तो फर्नेस ऑयल भी बनता है, नाफ्था भी बनता है। और अच्छा, अब जो दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है काफ़ी सालों से, पाकिस्तान में कोई नहीं आई, बिकॉज कोई छोटा भी प्लांट लगाने जाएं आप तो वो $1 बिलियन का लगता है। तो बहुत बड़ी कैपेक्स और कैपिटल आउटले इन्वॉल्व है। तो उसके लिए अगर कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज रहेगी तो फिर ही तरक्की होगी किसी भी शोबे में। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रहा हूँ रिफाइनरीज की। रिफाइनरीज की। तो एक तो उन्होंने कह दिया कि जो भी डीप कन्वर्जन या जो नई रिफाइनरी लगाएगा उसको जो 1 लाख बैरल पर टन की या बैरल्स पर टन में चले जाएं या बैरल्स ओके, पर बैरल। पर बैरल की लगाएगा, उसको हम 10 साल तक टैक्स माफ करेंगे। ये Okay. पॉलिसी में था, लेकिन ये है फ्यूचर टेंस। जो अच्छा काम हो गया है वो ये है कि कस्टम ड्यूटी जो सर डीम कुछ ऐसी भी चीज़ें, कुछ ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी ना कि पेट्रोलियम मसनूआत पे या फिर जो पूरा पेट्रोलियम सेक्टर है इसके ऊपर भी टैक्सेस कुछ ज़्यादा ऐसे बढ़ा दिए जाएंगे, आवाम को पास ऑन किए जाएंगे, कुछ लेवीज वगैरह की बात हो रही थी। क्योंकि वो उन्होंने ये किया है कि obviously- रिफाइनरी इसके जो गलत काम थोड़ा सा जो हाँ। टफ है हमारे लिए कंज्यूमर के लिए, वो ये है कि जब क्रूड इंपोर्ट होगा तो उसके ऊपर उन्होंने 2.5% लगा 17% टैक्स लगा दिया है, लेवी, हाँ, सेल्स टैक्स। वो है इनपुट आउटपुट में ही कि आपने क्रूड इंपोर्ट किया, लेट से $100 का आपका आया, तो उन्होंने कहा कि जी 17 रुपए हमें सेल टैक्स की मद में दे दें, जब आप एंड को बेचेंगे तो फिर वापस रिवर्स हो जाएंगे आपको। Okay. लेकिन उनको बहुत इनोसेंट हो के ये तो कह गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि, और ये थोड़ी तंग करेगी चीज़, और मेरा ख्याल इसका है इम्पैक्ट आएगा बाद में स्लोली मेरा ख्याल से ग्रेजुअली। ये इम्पैक्ट इसका थोड़ा सा खतरनाक आ सकता है इकोनॉमी पे, नॉट इन द सेक्टर। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ख्याल करने, बिकॉज ये कैश नेगेटिव है। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टार्ट में थोड़ी सी डिफरेंट लगती हैं, क्योंकि हमने जब कुछ, अगर हम 2018 और 19 की बात करें तो कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो अनपॉपुलर थे और उनके रिजल्ट्स लग नहीं रहा था कि आएंगे, लेकिन जब हमने कोविड का चैलेंज देखा फिर उसके बाद जो नंबर्स रिवर्ट हुए तो उससे हमें ऐसा लगा कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो आप समझते हैं कोई ऐसा प्रोसीजर दोबारा एक्सरसाइज रिपीट होगी? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि देयर आर फ्यू थिंग्स इन दिस बजट व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ओके, अमेंडेड, और जो फाइनल बजट डॉक्यूमेंट है उनको निकल जाना चाहिए। राइट, उसमें एक है, मैं सबसे पहले मैं भूल ना जाऊँ, सैलरीड क्लास की जो प्रॉब्लम है राइट, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम बहुत खामोशी से कह देते हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ के मेडिकल अलाउंस को इन्होंने कह दिया कि उसको टैक्स लगाएंगे अब, वन। और एक जो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने कहीं बाहर गया, मैंने अपने कार्ड वार्ड से पेमेंट की, तो मैं जब आके कहा कि भाईजान ये मुझे वापस कर दें, तो उन्होंने कहा जी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस पे और मेडिकल पे जो टैक्स लगाया है सैलरीड क्लास पे, वो थोड़ा Undigestible थोड़ा ज़्यादा है इस वक्त। ओके, ये तो हो गई स्पेशली कुछ। व्हेन यू क्लेम दैट देयर हैज बीन नो न्यू टैक्स, तो
तो ये न्यू टैक्स तो है। एग्जैक्टली ये तो हो गए रिपरकशंस और कुछ हम कहेंगे ड्रॉबैक्स। कुछ पॉजिटिव कर लेते जी हैं जी बातें। एग्जैक्टली आप ये जरा जो बताएं कि ये रिफाइनरीज क्या क्या होने वाला जी, है। पहले तो अब मैं स्माइल कर रहे हैं। कंक्लूड करूं जी हमने Right. क्योंकि शुरू ही ऐसा किया कि है पॉजिटिव, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस थोड़ी बहुत इश्यूज हाँ। हैं जो मुझे लगता है एड्रेस हो जाएंगे। ये मेडिकल वाला भी एड्रेस हो जाएगा। Exactly, ये एफडीआर की addressable पावर्स है। जो थोड़े प्रॉब्लम्स वाले केसेस हैं पहले डायरेक्टली उस पे आते हैं जंप करके। एक उन्होंने एफबीआर को बिल्कुल ओपन पावर दे दी थी कि अगर किसी को लगे कि आपने कुछ अपनी कंसीलमेंट की है तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें एडजुडिकेशन का या बाकी चीज़ें नहीं थी। वो कल शौकत तरीन साहब ने भी कहा और फरूक नसीम साहब ने भी कहा कि इतना बिकॉज ये हमारा aggressive नहीं एफटीआर का होंगे। है, ये सिविल लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। Okay. तो इट शुड बी अमेंडेड एंड विल बी अमेंडेड, बट टिल सच टाइम इट इज अमेंडेड हम लोगों को इसके ऊपर थोड़ा ह्यू एंड क्राई करना पड़ेगा। बिकॉज अगर साइलेंटली ये पास हो गया तो ये बहुत तंग करेगा लोगों को जाके। Right. बिकॉज एक तरफ तो आपने कहा कि हमने एफबीआर से उसकी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ले ली है या कम कर दी है, ठीक है। दूसरी तरफ आपने इतना बड़ा उसको टूल दे दिया कि वो नैब से भी बढ़ गया। तो ये इस तरह की दो वो कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने बोला इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। पहले भी जून का इशू था, उन्होंने कहा चलो 1 जुलाई से करें जो अब इस इम्प्लीमेंट होंगी चीजें, तो कुछ तो थोड़ी सी लीनियंसी दी जाएंगी और थोड़ा सा जी, गुड कॉप बैड कॉप थोड़ा तो खेला जाता है। हम ठीक है, मुझे एतराज नहीं। अब मैं बात कंक्लूड कर रहा था, आपने कहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिफाइनरीज के लिए बहुत अच्छा हो गया कि उनको आप डीम ड्यूटी मिल गई। अगर जो ये इंपोर्ट करेंगे और अब बेचेंगे तो डीम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमारे नाजरीन को काफ़ी है, बट मैं थोड़ा सा समझा दूं कि अब इनको जब बेचने के वक्त ड्यूटी समझी जाएगी कि 7.5% डीम ड्यूटी, 2.5% तो कस्टम ड्यूटी हो गई बिल्कुल। और डीम ड्यूटी हो गई 7.5%, तो 10% की प्रोटेक्शन मिल गई इनको। ओके। तो इसलिए जो अब कोई फाइनल प्रोडक्ट मंगाएगा उसको तो देनी पड़ेगी, और जो हमारी रिफाइनर्स मंगवाएंगे, रिफाइनरीज वाले मंगाएंगे, उनको ये P&L के थ्रू इनकी इनकम हो जाएगी। एग्जैक्टली सर, ये तो आपने रिफाइनरी को स्पेसिफिकली डिस्कस कर लिया और ये भी बता दिया कि कितनी ज़्यादा उनको अब एक पॉलिसी के थ्रू कितनी लीनियंसीज, कितनी इंडल्जमेंट मिली है। मोस्ट वांटेड, आई मीन इट वाज ऑलवेज Right. डिमांडेड, वांटेड, और वो मिलना शुरू हो गई है। राइट राइट राइट, क्योंकि जो मस्ट अवेटेड भी था हम कह सकते हैं। सर ये भी बताइए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स या डिफरेंट बिजनेसेस पे क्या लीनियंसीज दी गई हैं, कुछ देखिए आपको दिखाई दे सेक्टर रहा है? वाइज हर चीज़ पे, मतलब आप बैंक्स पे ले लें, फुटवेयर पे देख लें, केमिकल्स ले लें, हर जगह कुछ ना कुछ है टू टॉक अबाउट, टू Right. रियली बी हैप्पी अबाउट। और अगर आप सेक्टर वाइज है, हमारी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन अगर हम मोटी मोटी बात करें तो रिफाइनरी की हमने बात कर ली। अच्छा, अब आ जाएं डायरेक्ट ही, आप लास्ट टाइम भी आपने मुझसे पूछा था ये सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, टेलीकॉम के ऊपर भी हो चलिए गई। टेलीकॉम पे बाद में आएंगे, पहले आप मुझे ऑटो सेक्टर के बारे में बताइए। हाँ जी, ऑटो के अंदर ये फायदा छोटी हो गया है कार्स जो 800 सीसी 850 जी, 850 सीसी तक जो यहाँ हमारे यहाँ बनाते हैं, उसमें एक ही है कंपनी। मैं नाम लूँ फिर भी फायदा है, ना लूँ फिर भी। तो जो पाकिस्तान चलें, में रहने एक दें, ही हम समझ कंपनी है, गए। हाँ, जो लोग नाजरीन बहुत तेज इसके हैं तो समझ शेयर्स जाएंगे डेली नजर आ रहे हैं। जी। तो उस कंपनी को बहुत फायदा हो गया है। राइट। अच्छा, दूसरे वालों को फायदा ऑटोमेटिकली हो रहा है बिकॉज इस वक्त इंटरेस्ट रेट डाउन है, उनकी डिमांड पूरी हो नहीं रही। लेकिन पूरी दुनिया में जो चिप्स हैं, मतलब अगर 50 लाख की गाड़ी है, मैं लंबी 10 लाख की 20 लाख की हो सकती है, मैं मोटी बात कर रहा हूँ, तो 50 लाख की गाड़ी में चिप जो है वो बहुत छोटा पोर्शन है, लेकिन पूरी दुनिया में चिप इस वक्त शॉर्ट है। तो इसलिए Okay. प्रॉब्लम पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। दिस इज द रीजन। ये तो रीज़न है तो टेंशन का। दूसरा ये है कि थोड़ी सप्लाई डिस्ट्रप्शन थी, तो हमारी पाकिस्तानी कंपनियों ने जो इनकी जो स्टील है जिससे बॉडी बनती है वो शिपमेंट नहीं हो पा रही थी, तो अपनी बात को और कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए उन्होंने एयर लिफ्ट भी करवाया, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हुई, एग्जैक्टली, लेकिन कमी आई फ्रेट। हाँ, फ्रेट था सपोज 1500, तो वो आया 7000 पर बहुत टन। ज्यादा। अच्छा, अब मैं जो अपना पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बताना है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट डाउन है, डिमांड थोड़ी पिक कर रही है और ड्यूटीज़ कम हो रही हैं, और ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक जो सेमी या जो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो अभी पाकिस्तान में बनना शुरू नहीं हुई, दे दिया उन्होंने इंसेंटिव, लेकिन वो सिर्फ अभी एक सुनहरा ख्वाब है, वो होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हाइब्रिड जो के उसे अंदर अवेल कर लेगा उसके लिए तो ये हकीकत बन जाएगा ना, जी, जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए तो हकीकत होगा। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो अभी वो टेस्ला वेस्ला वाले भी आपने कर रहे कहा हैं। सुनहरा ख्वाब है, तो एज पर इंटेंडेड, मैं ये नहीं हाँ बोली। जी, ठीक। तो जो हो चुका है वो इन कंपनियों के लिए फ़ायदा हो गया है कि उनके लिए उन्होंने ड्यूटीज़ में खास राइट। व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्शन सेक्टर? ऑलरेडी एक पैकेज मौजूद है, स्कीम है, देखें, इसके बाद और क्या लेने? अगर जो सिंगल expected मोस्ट चीज़ जो हुई है पिछले हाँ। 1.5 साल में टू टॉक अबाउट एंड टू बी हैप्पी अबाउट,
वो है कंस्ट्रक्शन का पैकेज और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखना। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज है, जो IMF के होते हुए भी गवर्नमेंट ने साल पहले इम्प्रूव करा लिया था, वो दैट इज़ प्लेइंग इट्स ड्यू रोल इन द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ द कंट्री। एंड आप देख रही हैं कि इस वक्त तो जो 40 ऑड इंडस्ट्रीज़ को फीड करती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसमें सीमेंट, स्टील, ग्लास, स्टील भी बहुत ज़्यादा अभी लाइमलाइट में है, कुछ ज़बरदस्त उसमें तेज़ी देखी जा रही है, उसके बारे में बताइए, क्या अभी उनको बजट के अंदर क्या फ्लैट स्टील दिया गया है? अच्छा, उनको पहले ड्यूटी प्रोटेक्शन मिली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हर डेवलपिंग कंट्री अपने जो प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, तो हमारे यहाँ भी जो डीम ड्यूटी या एंटी डंपिंग लगा होते हैं। अगर चाइना में बाओ स्टील बनाती है, हमारे जितना पाकिस्तान की जितनी भी खपत है उसका 10 गुना, और वो सिर्फ डंप कर दे तो हमारी सारी इंडस्ट्री बैठ जाए, तो जाहिर है हमने इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग हमसे ये आर्गूमेंट करते हैं कि जी आप रिफाइनरी पॉलिसी का बड़ा इंतजार कर रहे थे, ये वो है, वाइट क्रूड क्यों आता है अगर फर्नेस ऑयल नहीं चाहिए और हमारी पुराने ज़माने की लगी हुई है रिफाइनरीज, तो आप ऐसा करें ना, जो प्रोडक्ट है वो मंगा लिया करें। तो ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट महंगी आती है, क्रूड सस्ता आता है, और जो सारी इंडस्ट्री है उसको भी चलाना होता है। लोग तो आइडियाज देते हैं अपने, उनको तो नहीं बोला जा सकता सर। मैं कैपिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। राइट, वो डेली बेसिस पे मिलते हैं। चले वो भी डिस्कस करते हैं, IT के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप देखें चल के रिपोर्ट, क्योंकि बजट के अंदर IT को भी एक खुसूसी तौर पे इंसेंटिव दिए गए हैं, तो प्लीज़। माशी इशारों में बेहतरी के दावों के साथ PTI की मुंतखब अवामी हुकूमत ने माली साल 2021 और 22 के लिए अपना विफाकी बजट पेश कर दिया है, जिसमें माशी इस्तेहकाम के दावे किए गए हैं और ये भी नजर आ रहा है कि अब मुल्क माशी नमू की जानिब गामजन है। न सिर्फ ये, बल्कि मौजूदा बजट में ज़राअत के शोबे के लिए बिजली की तकसीम, वजारत माहौलियात, कोरोना इमरजेंसी फंड, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के अलावा सूबों के लिए खुसूसी ग्रांट भी रखी गई है। कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर की मईशतों को धचका लगा और पाकिस्तान को भी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अगर इस सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान की कारकर्दगी फिर भी हौसला अफजा रही है। मोबाइल सर्विसेज पर मौजूदा विद होल्डिंग टैक्स 12.5% से कम करके 10% तक कर दिया गया है और कुछ अर्से बाद 8% तक ले जाया जाएगा। IT सर्विसेज की बरामदात को 0 रेटिंग की सहूलत फराहम कर दी गई है। विफाकी बजट में IT सेक्टर को भरपूर छूट दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना बहरान में IT वो वाहिद शोबा रहा जिसमें मुलाजमतों में कमी वाक़ई नहीं हुई। IT सेक्टर पाकिस्तान का वाहिद शोबा है जो दिन रात तरक्की कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की दरामदाद में इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सर्विसेज के तहत हासिल हुआ। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में 5000 से जायद IT की कंपनीज दुनिया के 100 से जायद ममालिक को मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में हर साल 10,000 से जायद नए एप्लीकेशन डेवलपर्स और फ्रीलांसर्स की अफराद क़ुव्वत दाखिल हो रही है और ये आने वाले 5 सालों के दौरान लाखों रोजगार पैदा कर सकता है। पाकिस्तान में IT का शोबा न सिर्फ सरमाकारी का मरकज बन चुका है, बल्कि इसी शोबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नुमाया तरक्की भी देखने में आई है। एग्जैक्टली IT की अगर हम पोजीशन देखें सेक्टर की, तो कोविड से स्टार्ट के अंदर अगर बात करें तो कुछ और नज़र आती है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो बिल्कुल चेंज नज़र आ रहे हैं। जो कंपनीज लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी भी पोजीशंस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। अगर आप उनके शेयर्स देखें तो डेली बेसिस पे उन पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि IT इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर फ्लरिश कर रही है। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, IT को भी इंसेंटिफाई किया गया है, तो प्लीज़ ज़रा बताइए इसके बारे में। बजट डॉक्यूमेंट में तो और बजट तकरीर में तो थोड़ा सा कह दिया था उन्होंने कि जो हमारे जो ब्रॉडबैंड है उसके ऊपर ज़्यादा लगा दिया था, लेकिन फटाफट ही अगले दिन ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो 17 से 16% की है, ड्यूटी कम की है। टेलीकॉम में पाकिस्तान में जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज हैं उनके यहाँ प्राइस डिस्कवरी बहुत देर से हुई नहीं है। तो आप जो बात कर रही हैं, एक तो ये है कि जो बड़ी हमारी जाइंट है, जीरो रेटेड इंट्रोड्यूस क्या है जो इंट्रोड्यूस हुई है, जीरो रेटेड जीरो रेटिंग IT, अच्छा वो तो IT सॉफ्टवेयर और वो वाली कंपनी। हाँ, इस पे 6 महीने पहले प्रॉब्लम आई थी। लोगों ने कहा कि जो हमारे यहाँ बच्चे बैठ के बना रहे हैं सॉफ्टवेयर और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काफी बड़ी, हाँ, फ्रीलांस और काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं, उनको किसी ने समझाया कि यहाँ से भी इनको पकड़ लें टैक्स के। वो ज्यादती थी यंगस्टर्स को, और जो कम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तानी किसी गांव और गोठ में बैठ के अच्छा ऐसा काम कर रहे हैं कि उसका कोई बायर इंटरनेशनल है, उनको तो गवर्नमेंट को खुद सपोर्ट करना चाहिए। किसी सियाने ने कहा था कि इनको भी जो आ रही है बाहर से इनकी, और अगर वो यही चीज किसी और कंट्री में बैठ के कर लेगा तो जी फायदा हो जाएगा। ये वाला एक इसके ड्रॉबैक्स आ रहे थे। इसको थोड़ा सा ना इनको चाहिए था डीप समझते हैं, इन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर कम करने की कोशिश की, लेकिन इस बजट डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्लियर कर दिया। देखिए ना, इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। आप खटमंडू बैठ के कर दें, आप कहें नहीं मैंने पाकिस्तान में ही काम ही नहीं किया, मैंने तो दुबई में किया था,
तो Right. आपका तो ये जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप किसी क्यूज में नहीं डाल सकते। राइट तो यू आर राइट, वो इन्होंने इंसेंटिवाइज कर दिया है कि जो आईटी और टेलीकॉम में जो स्टार्ट में फॉर्मल एक सेक्टर, एग्जेम्पशन की न्यूज आई थी, मार्केट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया था, यही फ्रीलांस वाली थी वो बीच में जो हमने जो देखा था। नेगेटिव आया था वो इसी का था। राइट। अभी आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में बात जी, कर रहे थे। टेलीकॉम इज डूइंग फाइन। जो आईटी तो आपने डिस्कस कर लिया, इसमें हमारे यहाँ जो है इस लिस्टेड स्पेस में 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ लिस्टेड यहाँ हैं, काम उनका, उनके कस्टमर बाहर हैं और वो कंपनी भी बाहर ही प्लेस्ड है। बिल्कुल। अगर वही कंपनी है जो कि पाकिस्तान में लिस्टेड है, उनको 10 का 15 का 20 का मल्टीपल मिल रहा है, अगर वही कंपनी जिसका कस्टमर भी बाहर है और खुद भी रिजाइड बाहर करती है, वो सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते उसने एक बंदे ने यहाँ उसको लिस्ट करके रखा हुआ है, तो उसको इतना नुकसान नहीं होना चाहिए कि वहाँ मिल रहा है 50 का मल्टीपल और यहाँ मिल रहा है उसको 10 का मल्टीपल। तो ये ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होगा। तो आप देखते हैं ये कब तक एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि आईटी को तो ये नीड है कि उसको मोटिवेशन मिले और वो यहाँ से जो है वो कंटिन्यूस जो एक प्रोग्रेस है वो परफॉर्म कर सके। तो आपको नहीं लगता कि अभी आईटी के लिए और ज़रूरत है इंसेंटिफाई करने की उसको? जी, अभी तो देखिए पाकिस्तान में हुनरमंद और स्किल लेबर एक तो हो गई ना, ये और जो कंट्रीज से कंपेयर करें अगर हम, तो हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, ये जो बना रहे हैं सॉफ्टवेयर ये, और जो खास तौर पे पेमेंट सॉल्यूशंस बना रहे हैं, इससे एफबीआर को भी फायदा हो रहा है, इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, एंड द यूथ इज mindful of the fact that one day they can come up with a program which can earn them millions of dollars. तो एक there is something to look forward to. तो हमारे यहाँ यंगस्टर्स को एक होप देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस गवर्नमेंट का बड़ा शौक है और ख्वाहिश भी है, हर गवर्नमेंट की होती है। ये वाला जो सोच है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो अपनी इंजेन्युइटी से, कुछ जेन्युइननेस से कोई अच्छी चीज बना रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सर, और पीटीआई की गवर्नमेंट में यूथ की पार्टिसिपेशन भी काफ़ी देखी गई है, तो हम इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पर यूथ पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। चलिए मार्केट की बात कर लेते हैं। लिस्टिंग कंपनीज के ऊपर जो टैक्स क्रेडिट थे जो उनको इनकरेज करने के लिए दिए गए थे, तो प्लीज़ ज़रा उसके बारे में बताइए। वो मुझे फिर उम्मीद है कि वो उसको वापस रिवाइव कर देंगे, लेकिन ये 30 जून 2000 सिनेरियो क्या था सर, प्लीज़ वो तो बताइए ना। देखिए, जो कंपनी लिस्ट होती थी, लिस्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं, देयर आर 100 ऑफ बेनिफिट्स व्हिच अ लिस्टेड कंपनी हैज ओवर इट्स पीयर्स। और हमने देखे भी हैं काफ़ी लिस्टिंग कंपनीज, पहले नहीं आते थे इतने जी, ज़्यादा, अभी भी कम आती हैं, बट क्योंकि थोड़ी ज़ाहिर तो रही है हैं, पहले तो आ भी नहीं अब ये हुआ है कि उन्होंने इंसेंटिव जो था कि जिस साल लिस्ट होगी उस साल और उसके अगले 3 साल टैक्स ब्रैकेट थी, टैक्स ब्रेक था उनको कि शायद 12.5% कम टैक्स लगेगा उनको। वो साइलेंटली खत्म हो गया, उसको एक्सटेंड नहीं किया। मुझे लगता है कि एक्सटेंड कर देंगे तो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। आपको लगता है अभी कुछ न्यूज़ आती रहेंगी? मुझे लगता है कि ये जो अभी हमारे जो टू एंड फ्रो होगा, कुछ ले और कुछ दो पे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं जो इनकरेज कर रही हैं पूरे सेक्टर को कि टू कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट देमसेल्व्स इन आवाम की अदालत में जो अपने आप को प्रेजेंट करता है ना, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है और उसके ऊपर ज्यादा आईज एंड ईयर्स होते हैं। और दैट इज द पाथवे टू ग्लोरी है ये कि आप पहले सोल प्रोवाइडर बने, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और फिर आप लिस्टेड कंपनी के स्पॉन्सर बने। अच्छा सर, जैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं, तो यहाँ पर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स भी बनाए जा रहे हैं, कुछ इसके ऊपर भी बातचीत की गई है, उसके बारे में भी बताइए, क्या फ्यूचर होगा इसका? देखिए, दो हैं, एक तो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, आज से 25 साल से बनते आ रहे हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा तो नोटोरियस वन तो था उधर लाहौर में, चूनिया वाला। अच्छा, इसमें देखें ना, जब भी जोन्स बनते हैं ये वाले, तो हुकूमत वक्त को तो पता होता है क्या हो रहा है, ऑल्दो इट्स आप जब किसी से डिस्कस कर लें तो सीक्रेट नहीं रहता, बट स्टिल उसको जोन बनाने के लिए जो ज़मीनें खरीदना होता है वो आसान काम नहीं होता। ज़मीन जो भी खरीदता है और एक साइजेबल, एक वन प्लॉट नहीं बल्कि उसको फिर बहुत ज़्यादा हमें क्रेडिट देना पड़ता है कि उसको हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। तो ये एक तो हो गया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एक होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs, और एक है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या IT पार्क्स। अब ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो हैं ये इनको आप ये हाउस करने के लिए एक जगह पे, अब यंगस्टर्स हैं, शहरों में हैं या दूर कहीं भी हैं, एक ही बिल्डिंग में इनको 5,000 5,000 लोगों ने बैठना है, तो इनको IT पार्क्स कह लें या कोई थीमेटिक इनको ऐसी जगह बना के देनी है जहाँ ये प्रोसेसेस है ना कि इकट्ठे बैठ के जहाँ काम कर रहे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूथ को और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं या जो हमारे पाकिस्तानी हैं, इनकी आवाज़ जो है ना वो गोरों से मिलती जुलती है, इसको आप पहचान नहीं सकते।
तो जो हमारे यहाँ जो कॉल सेंटर का कॉल कॉन्सेप्ट है सेंटर का या कॉन्सेप्ट कॉल एग्जैक्टली। सेंटर थोड़ा सा कम वाला है, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है कि आपने डेल का आज से 10 साल पहले मुझे याद है लाहौर में, 10 भी नहीं 20 साल पहले मैं गया था, एक बहुत बड़ा सेंटर था। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि वहाँ काम क्या था कि डेल का एक वो बच्चे ने बेचना था एक लैपटॉप, और उसको 10 कॉलें की, उसमें से एक सक्सेसफुल हुई। उस पर मेरे ख्याल से उस ज़माने में शायद $1100 का था वटेवर, उसमें से इतनी अमाउंट मिली। और तो मैं वापस आ रहा हूँ अपने पॉइंट की तरफ के जो एक तो कॉल सेंटर हो गया, कॉल सेंटर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्रिएशन है कि जब आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करें। राइट। अच्छा, दूसरे आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ ये जो है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, हालांकि वो अनलिस्टेड स्पेस में है, बहुत दुनिया में जो पेमेंट सोल्यूशंस हैं वो बहुत बन रहे हैं, और हमारे यहाँ इतनी इतनी ज़बरदस्त किस्म की कंपनी बन गई हैं कि उनको ना सिर्फ स्टेट बैंक रिकगनाइज करता है, अपना सेटलमेंट का उनको पावर देता है कि ठीक है, और वो सारा आईटी समझें कि उसके साथ फ़ायदा इतना हो जाता है कि आपको ग्रे जो की इकॉनमी है वो कर्व होके ख़त्म होके वो आती है रोशनी में आ जाती है। तो ये जो बहुत सारी कंपनी है, मैं बहुत सारे नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं ऑल्दो दे आर अनलिस्टेड बट स्टिल किसी बाकी के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो ये वाले काम में पाकिस्तान की यूथ, पढ़ी लिखी यूथ खासी अच्छी डिप्लॉय हो रही है, इंटरेस्ट ले रही है, और कमा होना भी भी रही है। चाहिए। सर ये भी बताएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की बात हो रही है, तो आपको लगता है इस बजट के आने के बाद कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के चांसेस मजीद बढ़ गए हैं? क्योंकि कोविड के अंदर जो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था 2000 के करीब जो है वो 2000। देखिए जो थीम है ना इस बजट का Right. और शौकत तरीन साहब का, वो ग्रोथ है। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और सबसे ज़्यादा कोई भी आप अपने जहन में ले आएँ एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर मेरे पास कैपेसिटी है 100 यूनिट्स बनाने की, मेरे पास मशीनरी इंस्टॉल्ड है बिल्कुल। और मैं 40 बना रहा हूँ, तो ये मेरे अपने साथ ज्यादती नहीं कर रहा, उस मुल्क के साथ भी, अपने मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने इंपोर्ट की थी वो चीज़, अब वो उसको ज़र मुबादला सब मेरे पाकिस्तानियों को लगा था, और वो आइडल कैपेसिटी पे ज़्यादा चल रहा है और उस आइडियल कैपेसिटी पे कम चल रहा है, जो ऑप्टिमल कैपेसिटी पे। सबसे पहले तो ये है कि जहाँ जहाँ सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही थी उसको यूटिलाइज होना चाहिए। फिर दूसरा ये कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिसके अंदर आपको 365 डे हर रोज़ सोचना है कि एफिशिएंसीज कहाँ आ रही हैं, राइट। कहाँ बिजली खास तौर पे मैंने बहुत सारी ये इंडस्ट्रीज सारी देखी है। चीज़ें तो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ देना पड़ेंगी। सर फिक्स टैक्स रिजीम की भी बात करते हैं हम, और एसएमईज पे इस बार थोड़ा दिखाई भी दे रहा है, तो वो भी बताइए, और फिर मैं एग्रीकल्चर और सो ऑन डिस्कस करूंगी। मैं आपसे एग्रीकल्चरिस्ट तो नहीं हूँ, बट मैं अच्छा मैं टैक्स की बात कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट टैक्स। ओके, पहले एसएमई कर लें। हाँ, एसएमई के फिक्स टैक्स अंदर रिजीम। अच्छा, एफटीआर के अंदर ये थोड़ा सा हमेशा से रहा है। मैं जब अकाउंटिंग का हैट पहनता हूँ एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जो आपने अपना P&L बनाना है, आपने अपने खाते बनाने हैं, आपने इनकम हुई, एक्सपेंसेस हुए सारे, उसके ऊपर आपने एंड में 29% और देयर अबाउट आपने टैक्स पे करना है। एक तो हो गया, आप पूरा डिसिप्लिन हुए, कहाँ से क्या आया, कितना कस्टम ड्यूटी, कितना सेल टैक्स, कितना इनकम टैक्स, कितना एक्साइज ड्यूटी। एक है कि आप कुछ नहीं करना, आपने कहा जी एफटीआर, आप फाइनल टैक्स रिजीम में हैं, आप 10% दें, कोई पूछ-गूछ आपसे नहीं होगी। तो दिस डज नॉट लीड टू सर रिटेलर्स डॉक्यूमेंटेशन। का ये इश्यूज रहता भी है, कितने प्रपोजल्स दिए गए हैं, फिर मैं वही बात बोलूंगी, कितने एनालिस्ट आते हैं, उनके प्रपोजल्स होते हैं कि कैटेगोरिकली डिवाइड होना चाहिए रिटेलर्स को, और फिर उसके बाद उनके ऊपर फिक्स टैक्स होना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके पास टैक्स कलेक्शन का जो एक रूम है वो बढ़ जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये फिक्स टैक्स रजीम में छोटी से छोटी दुकान भी आ सकती है? देखिए, जो पहले मैंने आंसर दिया वो है इंडस्ट्री, छोटी बड़ी इंडस्ट्री। अब आप आ गई रिटेलर पे, जो शॉपकीपर है या जो वेंडर है या जो हमारा खोखे वाला एक है बंदा, उसके ऊपर कैसे टैक्सेशन देनी है, उसमें शब्बर साहब और एक दुनिया है जो उसने अपने अपने इनपुट्स दी हुई हैं। राइट। और हमें बहुत सारा कभी कभी मिलता है सुनने को कि तारिक रोड सिर्फ इतना टैक्स देता है, लिबर्टी लाहौर सिर्फ Right. इतना टैक्स देता हाँ। है, और हमारा गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसका 2 साल से तो उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया है कि आप जाती हैं कोई चीज़ लेने के लिए, आपने ये ड्रेस अपना लिया, तो उसने कहा जी ड्रेस तो है 4000 का, ऊपर से ही सेल टैक्स इतना लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने वहाँ भी छोड़ा नहीं है वैसे। बट जो एफटीआर तो में ब्रांड्स की बात है ना, फिर भी हम रिटेलर्स की बात कर रहे हैं जो कैश में पैसे ले रहे हैं, जो पक्का बिल नहीं दे रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ तो अब आप अगर आप सैलून्स पे भी जाएं, आप अपने हेयर सैलून्स पे जाएं, ब्यूटी सैलून्स पे जाएं, वो भी आपको अब आपको टैक्स वो काटते हैं आपसे। प्रॉपर हाँ बिल होता है वो तो।
वो तो आप बहुत उनके ऊपर तो सख्ती ज़्यादा की हुई है। आपको मैं आंसर देना चाह रहा हूँ कि जो आप ड्रैग कह हो रही रही है हैं, discussion। जो शॉपकीपर्स वाला काम, इंडस्ट्री वाला नहीं, शॉपकीपर्स वाला, वेंडर्स वाला, इनके ऊपर फिलहाल एफटीआर ही लगा रहे तो कोई, बिकॉज अगर एक या दो या चार बंदों की शॉप है तो उसके अंदर एक बंदे को अकाउंटेंट बना के साइड पे बिठा देना वो ज्यादती हो जाएगी पूरी कॉम के साथ। तो एक दो Right. वाले जो सोल प्रोप्राइटर है उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि वो अपने सारे पूरे खाते रखें। उसको आप खोके वाले को और शॉपकीपर को यू कैन स्टिल कैरी ऑन विद द एफटीआर, राइट, नॉट द चलें इंडस्ट्री। सर, सेक्टर्स भी बाकी हैं लेकिन मजीद बात करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,11,800 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 95,850 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,858.06, ऑयल WTI पर बैरल $72.15, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $74.06। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 188 रुपीज़, सेलिंग वाज 190 रुपीज़, यूके पाउंड बाइंग रही 219, सेलिंग वाज 221 रुपीज़, यूएस डॉलर बाइंग रही 156.70, सेलिंग वाज 157.60, चाइनीज yuan बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65, Saudi Riyal buying at 41.70, selling was 42.20, UAE Dirham buying at 42.70, selling was 43.20, Kuwait Dinar buying rahi 481.50, selling was 484 rupees, and lastly Omani Riyal buying rahi 392.50, सेलिंग वॉज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर कुछ एप्रिशिएट होता हुआ डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। फरीद साहब मौजूद हैं, उनकी एक्सपर्टीज से जानते हैं। सर प्लीज़ कमेंट करें कि ये करेंसीज़ की जो डेप्रिसिएशन दिखाई दे रही है, डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है या पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो क्रूड या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्टर हैं नेट, उनके लिए ये जो आजकल 71-72 पे चला गया है बैरल्स पर इंटरनेशनल ऑयल, वो एक नेगेटिव न्यूज़ है। अब अगर ये 60-60 पे था, 50 था तो अलग बात थी। अब हमें थोड़ा एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा सोचना है कि हाउ टू। आपने नोट किया कि पिछले 4-5 महीने से पाकिस्तान में हम पेट्रोल की प्राइस को मेंटेन करते आ रहे थे। बिल्कुल। वो टाइम था जब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली 50-55 का था। अब 70 से ऊपर चला गया तो थोड़ा सा आपने देखा कि एक आध दिन पहले उन्होंने बढ़ाई। दुनिया खुल गई है सर, तो ये भी एक इम्पैक्ट है ना, पेट्रोलियम प्राइसेस अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना कोविड की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट देखी ये गई थी। एक खुशी में खबर खुशी की है, लेकिन उस खुशी के साथ थोड़ा हमारा एक्सटर्नल अकाउंट इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया। इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। राइट। तो देखें, इंपोर्ट के अंदर हमें हमेशा डाइजेस्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। वो लग्जरी आइटम है, वो कॉस्मेटिक्स हैं, वो खाने पीने की चाय है, ये मशीनरी है। तो इंपोर्ट ज़्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस इंपोर्ट से अर्निंग एसेट कितने बन रहे हैं हमने वो देखना होता है। राइट। तो पिछले सालों में वैसे आप उसकी बात है कि मशीनरी कम इंपोर्ट हुई है। तो अगर मशीनरी इंपोर्ट होगी तो इंपोर्ट और इस साल तो ज्यादा है ना जी, इस साल तो अभी इम्पैक्ट आना है। राइट, जो आना है। टर्फ के जो हैं उसने भी अभी पैसा, जो वो टर्फ की जो फैसिलिटीज आई हैं उसके जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में लिस्टेड कंपनीज में जो खूबसूरती पैदा करनी है वो अभी हमने देखनी है। एग्जैक्टली। बिकॉज टर्फ ने बहुत सस्ते रेट पे एक बहुत कंसेशनरी रेट पे और लॉन्ग टर्म आप मशीनरी पाकिस्तान में लोगों ने बहुत सारी इंपोर्ट की है। राइटली हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आएंगे। मैं फर्टिलाइजर सेक्टर को डिस्कस करना चाहती हूँ सर, उसके बारे में भी बताइए। फर्टिलाइजर के इश्यूज़ क्या होते हैं, जब सीज़न आने लगता है तो अचानक उसके प्राइस अप हो जाते हैं। वैसे तो पूरे साल नॉर्मल रहते हैं, तो ये भी कुछ इशूज़ हैं। एग्रीकल्चर वाले इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि अचानक जब सीज़न आता है, जब फर्टिलाइजर की नीड होती है, उस वक्त प्राइसेस अप हो जाते हैं। तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि जब रमज़ान आता है तो रमज़ान में ही चीज़ें महंगी होती तो हैं। अब आप फ्रूट तो फ्रोजन नहीं यूज़ कर सकते ना, ऑब्वियसली। रबी और खरीफ जो क्रॉप हाँ, है, राइट। तो लोग हमारे यहाँ ना अभी भी कैश इज किंग, और अभी जो हमारा एग्रीकल्चरिस्ट है उसको पैसे जब मिलते हैं फसल बेच के, उस वक्त एक आधा महीना उसका खुशी का होता है जब वो स्पेंडिंग कर रहा होता है। फिर सारी अरसा तो उसने हर चीज़ खरीद के अपनी लगानी होती है और मेहनत करनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि जो टाइमिंग वाइज तो जाहिर है वो प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन GIDC जब ख़त्म की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अच्छा फैसला जब किया था, उससे हमारी जो फर्टिलाइज़र की और डैप की प्राइसेस 300-400 रुपये पर बैग कम हुई थी। वो तो हमें अब बजट में कुछ इसको इस दफ़ा मेरा नहीं था? ख्याल कि कुछ हुआ। मेरे ख्याल से इस दफ़ा न्यूट्रल चला गया, लेकिन पहले ही GIDC जब हाँ, ख़त्म किया था तो याद उसका है। सब फायदा हुआ था। राइट, ये ज़रूर है कि डैप हमारा इस वक्त जो
एक ही कंपनी है, नाम लूँ ना लूँ खैर फर्क नहीं पड़ता, लिस्टेड है वो, मुझे ज़ाती ख्याल है कि वो 100% कैपेसिटी से ऊपर चल रही है, तो उसको आप और इंसेंटिवाइज कर देंगे तो 100 का 125% पे नहीं चल सकती, वहीं चलेगी। अच्छा सर, लास्ट सेक्टर मैं पूछना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कुछ कैजुअल बातें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहूँगी। बैंकिंग सेक्टर कैसा देखें? बैंकिंग असल में जो बजट का पाकिस्तान इम्पैक्ट भी बताइएगा। बजट न्यूट्रल है बैंकिंग पे मेरे हिसाब से, लेकिन बैंक्स ने जिन्होंने इक्विटी पोर्टफोलियो रखे हुए थे, बैंकर्स को मैं हमेशा कहता हूँ 20 साल हो गया, मैं पहले बैंकर था, कि हमें एज बैंकर्स को इक्विटी रिस्क लेना नहीं आता, उन्हें क्रेडिट रिस्क लेना आता है, वो उसी में मास्टर है वो। अब वो पाकिस्तान में OGDC, PPL, पाको जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है गवर्नमेंट की या शादी वाली, उनको काइबर प्लस 0.5 पे फाइनेंसिंग कर देंगे, लेकिन उनका शेयर डिविडेंड यील्ड 10% कर रहा हो, लेकिन उस पे नहीं करेंगे, बल्कि काइबर प्लस 0.5 करके 7% कमा के खुश हो जाएंगे। तो अच्छा, बैंकर्स ने जो कमाया है वो इंटरेस्ट रेट की जो या इंटरेस्ट रेट कर्व के अंदर, या जिन्होंने पहले जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे तो जो ऐसे पेपर्स पकड़े जो 9% यील्ड करते थे, फिर 8 फिर 7, तो जो 9 वाला 10 साल या 20 साल, लेट से ज़्यादातर तो PIB 10 ईयर्स ही है। अगर एक आपके पास बैंकर के पास एक PIB पड़ा हुआ है जो 9% वाला है, अब 7 हो जाए अगर, तो जो डिफरेंस है उससे लंबी कमाई होगी। तो नॉट सिर्फ के कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट में बैंकर्स के एक्सपोजर पे कमाई होती है, बल्कि जो ट्रेजरी बिल्स या PIB के अंदर भी टाइमिंग वाइज उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा लोगों का रुझान भी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ गया, इंटरेस्ट रेट वाला एक पोजीशन जो है वो कम हो गई है, तो ये भी डिपॉजिटर का देखिए, जो डिपॉजिट ज़्यादा है इस वक्त, अब आप शुरू करते हैं अपनी प्रोफेशनल कैरियर, यंग एज में आपको तो यंग एज में आपको पैसा नहीं होता, एल्डरली एज में पैसा होता है, और एल्डरली एज में आप इस्लामिक हो जाते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग का कभी भी कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम या इशू डिपॉजिट से नहीं रहा, उनको ऑफ टेकर्स या उनको इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज कम होते थे, अब वो थोड़े बढ़ रहे हैं, बट अभी भी कमर्शियल बैंकिंग वर्सेस इस्लामिक बैंकिंग में एसेट साइड प्रॉब्लम है। ओके सर, ये बताइए स्टॉक मार्केट के ऊपर आते हैं, कुछ थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स डेली बेसिस पे आगे पीछे होते हुए बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट देखा जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर बन जाते हैं, उन्हीं में गिरावट, उन्हीं में आज बाइंग, ये क्या हो रहा है सर? होता है, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। फिर भी कुछ टिप थोड़ी सी, दो कंपनी बंद ना हो, चल रही हो और प्रॉफिट कर रही हो, और जो आजकल चल रही है, नाम तो आप ले नहीं रहे वैसे भी, हाँ है ना, तो उन कंपनियों का आप देख लें, अगर वो कंपनी बंद नहीं है, ताले नहीं लगे हुए, ओके, एक है वो कंपनी है जिसमें ताले लगे हुए हैं लेकिन उनके पास लैंड है, जब वो बेचेंगे तो शेयर होल्डर्स को फायदा हो जाएगा, या बैंकर, एक तो वो होगी कैटेगरी, वो वाली कैटेगरी भी है। लेकिन जो दूसरी कंपनी ऐसी हैं जिनके प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई, वो प्रॉफिटेबल हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, या तो उनके अंदर अच्छी एक्टिविटी हो रही है, हमने भी देखी। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे? ये अच्छी बात यहाँ ये है कि जिन कंपनियों में जिसका आप जिक्र कर रही हैं नाम लिए बगैर, उन कंपनियों ने एकदम सर्ज आया प्राइस में, और ये नहीं हुआ कि वापस आ गई, वो वहीं खड़ी है, मिलियंस एंड मिलियंस शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। इसका मतलब है बायर और सेलर की आपस में जंग चल रही है और वो प्राइस डिस्कवरी हर रोज हो रही है। राइट चले सर, सेक्टर वाइज भी बता दें कुछ पोजीशन के किस जगह पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए अपना, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो खासकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं मार्केट के इंडेक्स को लेकर। लास्ट ईयर भी देखा गया था मार्केट के इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बिहेवियर देखा जा रहा था, अभी भी बजट के बाद ये कहा गया कि 55,000 को मार्केट टच कर लेगी, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है वो भी बताइए पहले। ये जो आपने सारी बातें की, मैं इस पे 95% एग्री कर रहा हूँ। ओके, और जब पिछला हाई जब तोड़ देगा, जब हमने 2017-18 में जो 52,000 को हायर टच किया, जब वो तोड़ दे उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे, तो उस पर सोचेंगे कितना आगे जाएगा। अभी मुझे लगता है कि इस स्प्री में बजट के पोस्ट में रैली, जो पोस्ट बजट रैली में, हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पिछला हाई तोड़ देंगे। ओके तो सर, और वो जो सेक्टर्स स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर देखें, जो हाँ, फर्टिलाइजर, फूड हमेशा से फेवरेट रहा है मेरा, टेलीकॉम मेरा फेवरेट रहा है, ऑटो के अंदर एक दो कंपनी खास तौर पे अच्छी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस बजट डॉक्यूमेंट, अदरवाइज अच्छी हैं। सीमेंट, व्हाट अबाउट सीमेंट? सीमेंट्स ने पहले अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन अच्छा स्टील ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्लास अच्छा है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ऑल एंड ऑल इन्होंने एक कंपाइल सा बास्केट बना दिया। थैंक यू सो मच, फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन अच्छा हो रहा है, मार्केट में कुछ अच्छी रैलीज बन रही है और लेवल्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑप्टिमिस्टिक हैं सब लोग आने वाले दिनों के लिए। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।